दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नम्रता बुलदेव श्री राम शिक्षा महाविद्यालय से आपके सामने फिर आज एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का जो विषय है ये एमएड और बीएड दोनों ही कक्षाओं को के लिए मिला जुला रूप है। एमएड को ध्यान में रखते हुए मैंने यह विषय को चुना है। यह विषय है बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन वैसे तो ये एमएड की थर्ड यूनिट में है, लेकिन ये बीएड में भी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी है, तो इसलिए ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये विषय वस्तु बुद्धि जो है ये बहुत लंबा विषय वस्तु है या लंबा प्रकरण टॉपिक है, इसलिए इसको मैं अपने समझने के लिए और आपकी आसानी के लिए इसे दो भाग में बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। इसे दो भाग में बनाने में के पीछे उद्देश्य ये है मेरा कि आपको वो आसानी से समझ में आ सके और हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से यहाँ एमएड लेवल का जो वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट का है, इंडिया में जो डेवलप किए गए हैं इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया, इन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और इस पर बात करेंगे। तो ये वाला जो भाग है हमारा पार्ट 1, यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए, हमको बुद्धि का परीक्षण को जानने से पहले हमको बुद्धि के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस भाग 1 के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तथा छठवें भाग पर 6 भाग जो हैं ये छोटे रूप मिला करके हम वहाँ तक बात करेंगे, और अगले दूसरे भाग में हम 7वें और 8वें मतलब प्रकार और उसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। इस पहले भाग के अंतर्गत आइए सबसे पहले हम बुद्धि को समझते हैं। बुद्धि के बारे में अगर बात की जाए तो बुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, या एक व्यक्ति में बुद्धि जो है उससे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, योग्यता होती है। हम में जो भी कार्य करने की क्षमता होती है या जो भी कार्य हम करते हैं वह सारे कार्य जो है हमारे बुद्धि के कारण ही हम कर पाते हैं। और चूँकि मानव में बुद्धि पाई जाती है, इसीलिए मानव सबसे श्रेष्ठ, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर परिभाषाओं के आधार पर समझें तो आपको किताबों में बहुत सी परिभाषाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने कुछ को समाहित किया है, जैसे अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि होती है, या नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, या हेबर या फ्रायड के अनुसार शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम की धारणा की योग्यता जो है वही बुद्धि है। तो ऐसे बुद्धि को हम परिभाषित कर सकते हैं कई तरीके से, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि को परिभाषित करना कठिन है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम मोटे मोटे तौर पे अगर बुद्धि को समझना चाहें तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, हमें जो क्षमताएं, जो योग्यताएं होती हैं, वो एक किसी रूप में हम बुद्धि को ऐसा नहीं दिखा सकते कि बुद्धि इतनी है, या इस चीज़ को बुद्धि कहते हैं, या इस बुद्धि को हम मूर्त रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो हमारी जो योग्यताएं होती हैं और एक से अधिक योग्यताओं का समन्वय, समुच्चय या उनका मिला जुला रूप ही हमारी संपूर्ण बुद्धि कहलाती है। तो जैसे हम कोई नया कार्य करते हैं तो वो क्रिएटिव तरीके से हम उसको प्रस्तुत करते हैं, तो रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करते हैं बुद्धि का, तो वो रचनात्मक बुद्धि कहलाती है। फिर जब हम जिसका व्यवहारिक उपयोग करते हैं, बुद्धि का दूसरा स्वरूप होता है कि जिसमें केवल क्रिएटिविटी नहीं होती है, उसके अलावा उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी हमको ध्यान में रखना होता है। फिर एनालिटिकल बुद्धि होती है, जिसको एनालिसिस या विश्लेषित करते हैं, तो विश्लेषण करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, और इसमें सभी का समावेश एक साथ होता है, मिला जुला स्वरूप। तो इसीलिए ये मोटे मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं कि योग्यताओं का समुच्चय ही बुद्धि है।
तो हम इस आधार पर ये जो परिभाषाएं या जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हम उसके आधार पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बुद्धि जो है, एबिलिटी टू एडजस्ट, किसी के साथ समायोजन करने की क्षमता जो है वह बुद्धि है। एबिलिटी टू लर्न मतलब सीखने की योग्यता होती है। या बुद्धि अमूर्त चिंतन होती है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। या फिर एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सारे चीज़ों में जिस प्रकार की योग्यताएं होती हैं यही हमारे लिए बुद्धि होती है। इन्हीं का मिला जुला स्वरूप जो है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, वर्गीकृत किया है। हम 3 भागों में बांट के इसको समझ सकते हैं। तो पहला भाग जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन हम जानेंगे। अमूर्त बुद्धि मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं है या जो चिंतन के आधार पे, थिंकिंग पर डिपेंड करती है। फिर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मोटर इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, तो वो जो होती है वो मूर्त बुद्धि कहलाती है, कॉन्क्रीट होती है, पक्की होती है या तकनीकी आधार पे होती है। और सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि, इस तरीके से अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। अब देखिए, मूर्त बुद्धि जो होती है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत जो होती है तकनीकी बुद्धि होती है। और यह बुद्धि किसी प्रकार के क्रियात्मक कार्यों में या इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसी मशीन पर काम करना या अपने बुद्धि का जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना या उसको किसी तकनीक के आधार को मानते हुए करना, तो इसमें कुशलता या पारंगतता दिखाई जाती, वह बुद्धि मूर्त बुद्धि होती है। जिसको जैसे कुशल कारीगर होते हैं या किसी इंजीनियर्स होते हैं या कोई मेडिकल स्टूडेंट है या किसी व्यापार करने वाले हैं, तो इस तरीके के ये मूर्त रूप होता है जिसमें कुछ जैसे नई चीज़ों का कंस्ट्रक्शन या नई चीज़ों का निर्माणी प्रवृत्ति इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत पाई जाती है, जिसका उपयोग, इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग कंस्ट्रक्टिव कामों में किया जाता है। फिर है दूसरा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये थिंकिंग पर निर्भर करती है या चिंतन इसमें महत्वपूर्ण घटक होता है। तो चिंतन के अंतर्गत जो कलाकार होते हैं या जो गणितज्ञ होते हैं, जो कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं या जो थिंकिंग पर डिपेंड करने वाले कार्य को करते हैं, या बुद्धि का वह स्वरूप होता है जिसमें चिंतन को विशेष महत्व दिया जाता है, वह अमूर्त बुद्धि कहलाती है। और फिर तीसरा प्रकार होता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत जब हम समाज के साथ में व्यवहार करते हैं या सीखी गई चीज़ों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, लोगों के साथ में कैसे जुड़ते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, व्यवहारिक जीवन, समाज से जुड़ना, समाज में जो लीडरशिप का काम हम करते हैं, किसी चीज़ में नेतृत्व क्षमता जो हम में आती है, या लोगों के साथ में समानता का व्यवहार करते हैं, जिस भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो सारे गुण जो होते हैं इस प्रकार की सामाजिक बुद्धि होती है। उनका सामाजिक वातावरण में समायोजन की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। और जिस स्तर तक वो व्यक्ति या वो विद्यार्थी समाज के साथ में जुड़ता जाता है, सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, वही उसकी बुद्धि का स्तर कहलाता है। तो ये सामाजिक बुद्धि कहलाती है। बर्नर करके एक महोदय हुए हैं जिन्होंने पुराने समय में बुद्धि का एक स्वरूप प्रस्तुत किया था। बुद्धि का स्वरूप मोटे मोटे तौर पे बुद्धि का इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है, और बहुत हद तक इसको माना जाता है, आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस स्वरूप को विशेष महत्व दिया जाता है और इसमें ये समझा जाता है कि इन्होंने जो ये दिया था इसके आधार पर ही आगे काम बढ़े। लेकिन हाँ, कुछ विवादित रहा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, लेकिन आज भी इसका विशेष महत्व है। तो चलिए समझते हैं। जननी क्षमता के रूप में बुद्धि का एक रूप ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि ये वंशानुगत गुण होता है, और होता है। बुद्धि जो है हमें वंशानुक्रम से ही प्राप्त होती है या हमें वो पाई जाती है, जन्मजात पाई जाती है, तो इसको जीनोटाइप बुद्धि कहा। और हैब महोदय हैं, इन्होंने इस प्रकार की बुद्धि जो जेनेटिक बुद्धि होती है, जीनोटाइप बुद्धि होती है, उसको ए टाइप की बुद्धि का स्वरूप प्रदान किया या नाम दिया। फिर है प्रेषित व्यवहार के रूप में, जो हम व्यवहार करते हैं, मतलब जीन्स में जो हम में पाई जाती है, हमको जो अनुवांशिक तौर पे जो बुद्धि मिलती है
और उसके साथ साथ हम जो वातावरण के साथ में, परिस्थितियों के साथ में जो अंतःक्रिया करते हैं, उसी का परिणाम होता है जो बुद्धि हमें दिखाई देती है या जो हम व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो इनका दूसरा जो बिंदु था उस पर इन्होंने जोर दिया कि प्रेषित व्यवहार, जो हम व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं या जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं या उस व्यक्ति जिस सीमा तक वो व्यवहार करता है, जिस प्रकार का व्यवहार वातावरण के साथ में समायोजन करते हुए करता है, वही उसकी बुद्धिमत्ता समझी जाती है या उसको उतना बुद्धिमान समझा जाता है। तो इसमें व्यवहार, वातावरण के साथ में समायोजन करना और व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करना, इसको फोनोटाइप बुद्धि कहा जाता है। इन्होंने इसको फोनोटाइप बुद्धि कहा और हेब महोदय ने इसको बी टाइप का इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस बी कहा। फिर है परीक्षण प्राप्तांकों के रूप में, जो बुद्धि का हमने दोनों रूप पढ़े, जो जीनोटाइप बुद्धि पढ़ी या फोनोटाइप बुद्धि पढ़ी, ये दोनों का समान रूप या ये दोनों मिला करके आगे जब किसी पर परीक्षण किया जाता है, किसी बालकों पर, और उस बालक पर परीक्षण करने के बाद जो प्राप्तांक हमको प्राप्त होते हैं, उन्हीं प्राप्तांकों के आधार पे हम इसको मान सकते हैं कि ये बुद्धि सी टाइप बुद्धि होती है, ये प्राप्तांकों पर आधारित या परीक्षणों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार इन्होंने ये स्वरूप दिया, लेकिन हालांकि इसकी बाद में बहुत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की और इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आज ये एक आधार स्तंभ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बुद्धि को समझने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आज हम इस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ डिस्कस करने के लिए या जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ मैं, वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। और इसमें यहाँ पर समझने वाली बात है कि बुद्धि परीक्षणों का जो इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास हमको समझना है। तो बुद्धि परीक्षणों का जो शुरुआत हुई थी वो मनोवैज्ञानिकों ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। इनका जब मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि जब बच्चों को परखा जाता है या समान वातावरण भी दिया जाता है, समान परिस्थितियां उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, समान वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, उसके बावजूद भी देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो बच्चों में अलग अलग प्रकार की उनमें प्रगति देखने को मिलती है, समान प्रगति नहीं होती। तो ये एक शोध का विषय था और इस पर फिर शोध किए गए और इस तरीके से परीक्षणों के निर्माण करने की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि समान आकार, प्रकार, रंग, रूप के बच्चे होते हुए भी उनकी जो प्रगति है या उनकी जो क्षमताएं हैं वो समान नहीं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि से संबंधित बातें होती हैं, बुद्धि के कारण है। तो एक घटक, महत्वपूर्ण घटक के और उस पर काम करने की आवश्यकता महसूस हुई और तभी ऐसा माना जाता है कि परीक्षणों की शुरुआत हुई होगी। तो इस समय इन्होंने हमारे जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे उनमें से बहुत लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। प्रारंभ में जो बुद्धि थी, बुद्धि को मानव के मस्तिष्क के आकार के रूप में या उस पर आधारित माना जाता था और व्यक्तिगत भिन्नता, इन्होंने इन सब चीज़ों का कारण बताया कि व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है और व्यक्तिगत भिन्नता का जो संबंध है वो सीधे सीधे बुद्धि से होता, बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इस प्रकार की जो उनमें विभिन्नता पाई जाती है तो ये व्यक्तिगत भिन्नता तो है और इसके लिए उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। तो शुरुआती दिनों में इसको शरीर का जो उच्च भाग है, जहाँ पर बुद्धि पाई जाती है, जो ब्रेन है हमारा या सिर है, सिर के आकार को पर अध्ययन करना प्रारंभ किया। ये प्रारंभिक स्तर पर काम करना शुरू किया और धीरे 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 ये विकास होता गया और सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर 1795 में ये परीक्षणों की शुरुआत की गई और इसको मान्यता दी गई, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता को विशेष महत्व दिया गया। उसके बाद 1807 में मुंड पर आधारित परीक्षण किए गए। मुंड मतलब सिर के आकार के आधार पर। और फिर लैम्ब्रोज़ो जो थे, ने अपराध के क्षेत्र में उन्होंने काम किया और उन्होंने सिर के
के आकार को ध्यान में रखने के लिए। इस तरीके से शुरुआती दिनों में हुई, फिर धीरे 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 इसका विकास क्रम आगे बढ़ता गया। फिर 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, इस तरीके से इस दौरान कई देशों में, जैसे फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, ऐसे कई देशों में विकास क्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और विधि परीक्षणों पर कार्य किया गया। और फिर उसके बाद समय के अनुसार कई परिवर्तन आए, जिसमें से जो इसके बाद जो परीक्षण हुए उसमें जो स्पीयरमैन, कार्ल पियर्सन जो थे, कार्ल पियर्सन ने एक सूत्र का निर्माण किया था, स्टैटिस्टिकल जो सहसंबंध पर उन्होंने एक अपना दिया था। तो उस सूत्र का प्रयोग करते हुए बुद्धि परीक्षणों में उसका प्रयोग किया गया और उसका उपयोग करके भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम किए। और इस तरीके से फिर हम जहाँ से हम इस विकास क्रम को पढ़ना प्रारंभ करते हैं वो है बिने महोदय ने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जो व्यवस्थित प्रकार से परीक्षण का निर्माण माना जाता है या जहाँ से इसका प्रयोग करना प्रारंभ होता है। बिने महोदय ने ये जो प्रयोग किया, परीक्षण बनाया, ये परीक्षण 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए बनाया। पहले इन्होंने छोटे बच्चों पर काम किया और बच्चों के लिए बनाया, 5 साल तक के बच्चे, 7 साल तक के बच्चों के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने इसको बढ़ाकर 3 से 16 वर्ष के, मतलब किशोर अवस्था के बच्चों पर ये प्रयोग किया। इसमें इन्होंने 2 भागों में डिवाइड करके 2 परीक्षण का विवरण भी दिया हुआ है कि इन्होंने 2 भाग में परीक्षण को बांट कर किया, ए भाग, बी भाग, एल और एम के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको डिवाइड किया, वो परीक्षण बनाया। तो वो किशोरों की बुद्धि, उसमें कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होती थी और उसके ऊपर इसमें काम किया गया और उन प्रश्नों की श्रृंखला को आयु के आधार पर बच्चों से पूछा जाता था और फिर उसमें संशोधन किए गए, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, बदलता गया, समय बदलता गया, उसके अनुसार इसमें संशोधन किए गए और 1908 में इसका पहला संशोधन किया गया, फिर 1911 में एक और संशोधन किया गया। इसके बाद यहाँ पर बिने महोदय के एक 1911 के द्वितीय संशोधन के बाद में 1912 में ये टर्मन महोदय ने इसमें कार्य प्रारंभ किया। तो इस समय 1912 में स्टर्न महोदय ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच में संबंध बताया और इन्होंने स्टर्न के इस जो प्रयोग किया, इन्होंने बताया कि मानसिक आयु क्या होती है। मानसिक आयु वह होती है जो बच्चे के विकास के आधार पे उसकी मानसिक आयु देखी जाती है और वास्तविक आयु जो उसकी उम्र होती है, जो उसकी आयु होती है, उसको वास्तविक आयु कहते हैं। अब मानसिक आयु मतलब जो उस पर परीक्षण किया जाता है और परीक्षण के दौरान वो जो हल करता है या जो क्षमता या प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे अगर हम 10 साल के बच्चे पर का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको प्रश्नों की श्रृंखला, या हम 5 साल के बच्चे के ऊपर अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो 5 साल के बच्चा अगर 7 या 8 साल के उम्र के लिए जो प्रश्नों को निर्धारित किया है जिसके लिए, उनके लिए अगर उनका हल कर लेता है तो हम मानेंगे वो बच्चा एवरेज से बहुत या अपने स्तर से बहुत ऊंचा है। या अगर ऐसा हो कि 5 साल का बच्चा और वो 3 साल के बराबरी के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो निर्धारित किए गए हैं उनको ही हल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो क्षमता है या उसकी मानसिक योग्यता है वो कम मानी जाएगी, क्योंकि वो अपने स्तर से नीचे के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से हर उम्र के लिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला इन्होंने बनाई थी और उस बिने महोदय के प्रयोग के ऊपर बिने महोदय ने इसी तरीके का परीक्षण किया था। तो ये मानसिक आयु, तो स्टर्न ने इसी मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच में संबंध स्थापित करने वाला एक सुधार किया और इन्होंने एक सूत्र प्रस्तुत किया। इसी सूत्र को बाद में जाकर के टर्मन महोदय ने एक तालिका में एक परीक्षण किए और अपने परीक्षण में उन्होंने इसका प्रयोग करते हुए इसी को बुद्धि लब्धि का नाम दिया या बुद्धि लब्धि के रूप में एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका आगे जब इन्होंने इसी बिने परीक्षण में टर्मन और मेरिल जो थे, इन्होंने जब अपना नया संशोधन किया तो इस संशोधन के दौरान इन्होंने इसी चार्ट का प्रयोग किया और
जो 1916 में जो परीक्षण किया गया, जो संशोधन किया गया, इसी बिने परीक्षण को जब सुधार किया गया तो इसको स्टैनफोर्ड रिवीजन टेस्ट कहलाया। तो स्टैनफोर्ड रिवीजन इसलिए कहलाया क्योंकि जो टर्मन महोदय थे ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो इसलिए इनको जो परीक्षण था वो रिवीजन स्टैनफोर्ड रिवीजन कहलाया। फिर बिने के इसी प्रयोग को टर्मन और मोरिल ने 1937 में इस पर प्रयोग किया, एक और संशोधन किया, और इस संशोधन में इन्होंने वास्तविक बुद्धि वाला जो या बुद्धि लब्धि वाला जो टर्मन के द्वारा बनाया गया जो चार्ट था, जो टेबल था, उसके आधार पर इन्होंने प्रयोग किया, उसका उपयोग किया, उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर टर्मन और मोरिल ने जो संशोधन किया, इसमें आईक्यू की गणना की। अभी तक के ऊपर के जो टेस्ट थे उसमें वास्तविक बुद्धि को ही आधार माना गया। जितने भी टेस्ट अभी तक हमने पढ़े वो सब क्रोनोलॉजिकल एज पर डिपेंड करते या उनकी वास्तविक बुद्धि पर निर्भर करते थे या ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन टर्मन महोदय ने जब 1960 में इसका संशोधन किया तो 1960 में इन्होंने जो परीक्षण का प्रस्तुत किया उसमें आईक्यू की वैल्यू निकालने के लिए वास्तविक बुद्धि का तो उपयोग किया, लेकिन वास्तविक बुद्धि को ज़्यादा महत्व न देते हुए इन्होंने इसको एक चार्ट में जो प्रमाणीकृत तरीके से जो चार्ट प्रस्तुत किया उसको आधार माना और उसके आधार पर इन्होंने परीक्षण को प्रस्तुत किया। अब फिर उसके बाद में वेशलर करके एक महोदय हुए जिन्होंने 1949 में अपने बालकों पर बुद्धि का मापन का परीक्षण किया। जो इनकी मापनी थी वो वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन कहलाई। उसके ये जो मापनी थी ये 5 वर्ष के बालकों के लिए थी या उनके लिए अधिक उपयोगी मानी गई, क्योंकि इसके बाद में जो टर्मन महोदय ने जो प्रयोग किए थे और उसके बाद वेस्लर के जो प्रयोग थे, वेस्लर ने भी बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुसार बांट करके और फिर उस पर उन्होंने उनको उनके स्तर को विभाजित करते हुए उनको ईयर वाइज, वर्ष वाइज उनको करके और एक अच्छे प्रमाणीकृत तरीके से इसको प्रस्तुत किया था। तो ये एक परीक्षण है वेस्लर के अनुसार जो किया गया, बुद्धि परीक्षण बनाया गया, जिसको वेलफेयर इन्होंने फिर से अपने वेस्लर ने एक और परीक्षण का निर्माण किया जो 1955 में हुआ, जिसको वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। इसके अलावा सामूहिक बुद्धि, मतलब ये सारे जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये सब व्यक्तिगत या वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण थे। अब जो उसके अलावा हम इसमें आगे की श्रृंखला में ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी किए गए, जिसे आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, जो आप पढ़ चुके हैं थ्योरी में। फिर आर्मी क्लासिफिकेशन टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट जो सामूहिक थे। सामूहिक मतलब ये समूह में, ये एक से अधिक लोगों पर प्रशासित किए जाते हैं एक समय में, ये वैसे परीक्षण थे। फिर कैटिल का जो कल्चर फ्री जो परीक्षण कहा जाता है, ये भी बहुत महत्व रखता है और इसका भी बहुत उपयोग देखने में आया, या इसका भी एक अच्छा योगदान है इसके विकास क्रम में। इस तरीके से जो मानकीकृत परीक्षण जो किए गए, ये जितने भी परीक्षण हैं ये सब स्टैंडर्डाइज किए गए, मानकीकृत किए गए, और ये मानकीकृत परीक्षणों की संख्या जो है 100 से भी अधिक है, जो आगे बहुत सारे हैं। अगर आप इसमें और ज़्यादा विस्तृत देखेंगे तो इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने अपने आगे भी और परीक्षणों का निर्माण किया। अब हम बात करेंगे भारतवर्ष में बौद्धिक परीक्षणों का विकास। ऐसा नहीं है कि केवल पाश्चात्य देशों में ही परीक्षण किए गए या परीक्षण बनाए गए, जबकि भारत ने भी उस समय बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। भारत में भी इस पर बहुत अच्छे से काम हुआ और भारत में ये जो बिने परीक्षण जो हमने पढ़ा, बिने परीक्षण में ही सुधार करके उसका अनुवाद स्वरूप 1911 में इसका नया शुरुआत की गई और 1911 में बिने के परीक्षण का अनुवाद तमिल भाषा में और बंगाली भाषा में भारत में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1922 में C.H. राइस जो थे, इन्होंने 1922 में बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल प्रस्तुत की या विकसित की, जो प्योर हिंदी में थी। इसी को जो हिंदुस्तानी परिस्थितियों के अनुसार, हिंदुस्तानी वातावरण के अनुसार
हिंदुस्तानी पद्धतियों को प्रयोग किया, जहाँ यहाँ पर का जो कल्चर है उसको इसका प्रयोग करते हुए एक परीक्षण का निर्माण किया, सुधार किया, बिने के ही परीक्षण को आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में बनाया, परिवेश के उपयुक्त बनाया। इस तरीके से ये 1922 में हमारे यहाँ हिंदी में परीक्षण बनने लगे। हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं में परीक्षण बनाए गए। मुंबई के जो प्रोफेसर कामत थे, इनका भी परीक्षण जो है बॉम्बे कर्नाटक रिवीजन ऑफ बिने टेस्ट जो है, ये बिने पर के ही परीक्षण पर आधारित है, लेकिन वो यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए। इसके अलावा 1955 तक के धीरे धीरे जो विकास क्रम आगे बढ़ा और 1955 तक कई भारतीय भाषाओं में बुद्धि परीक्षण, बुद्धि के भारतीय परिवेश के अनुसार इसका निर्माण कर चुके थे। तो पंजाबी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और भी अन्य भाषाओं में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हो चुका था। इस दौरान मनोवैज्ञानिकों ने हिंदी के अलावा या अन्य भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी कई बुद्धि परीक्षण बनाए। जैसे सिल्वे जो थे, डॉक्टर सिल्वे ने 1942 में, फिर जलोटा और टंडन ने 1962 में, फिर चौधरी जो थे KR चौधरी, इन्होंने 1965 में बनाया। फिर आहूजा जो थे, इन्होंने 1969 में इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में बुद्धि परीक्षण बनाए, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए। इसके बाद इसी दौरान जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान दिल्ली है और मनोविज्ञान की जो शाला थी इलाहाबाद की जो है, उसमें सामूहिक, इंडिविजुअल के साथ साथ सामूहिक बुद्धि परीक्षणों पर भी कार्य किया गया। और ये सब परीक्षण जो थे हिंदी में बनाए गए और भी अन्य भाषाओं में भी बनाए गए और इस पर बहुत कार्य हुआ। इन लोगों की विशेष भूमिका रही। डॉक्टर MC जोशी जो थे, इन्होंने 1960 में एक मापनी का निर्माण किया, एक परीक्षण का निर्माण किया, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण किया, जो 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए थे। इसको 7 भागों में विभाजित या 7 बिंदुओं को कवर करता हुआ, 7 पॉइंट को कवर करता हुआ लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला इन्होंने बनाई। उसके बाद डॉक्टर प्रयाग मेहता जो थे, इन्होंने 1962 में एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जो 12 वर्ष से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए था। ये भी बहुत महत्व रखता है। फिर डॉक्टर जलोटा का जो सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जो है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, ये भी 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी। और जलोटा जी का ये जो है परीक्षण, ये भारत में अभी बहुत उपयोग में लाया जाता है। इसको अपने कई महाविद्यालयों में ये देखने को मिल सकता है आपको। कई अन्य परीक्षण भी किए गए, जैसे डॉक्टर RK टंडन का परीक्षण, फिर मोहसिन का परीक्षण, इस तरीके के कई परीक्षण हैं। सबसे प्रचलित और सबसे आपके लिए आप जानते हो जिस परीक्षण को, वो है भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी एक थोड़ा अलग तरीके का और ये बहुत लोकप्रिय परीक्षण है, जो भारतीय परिवेश के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है। और ये एक बैटरी है। बैटरी मतलब बहुत सारे परीक्षणों का समावेश इसमें देखने को मिलता है, एक से अधिक परीक्षणों का। तो इसका मतलब इसमें 5 परीक्षणों को एक साथ प्रयोग करते हैं और एक ही बैटरी के अंतर्गत, और ये बैटरी का काम करता है। ये बहुत उपयोगी है हमारे वातावरण और परिवेश के अनुसार, इसलिए यह परीक्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इससे ज़्यादा परिचित होंगे। इसके अलावा अनेक भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में, मतलब अंग्रेजी भाषा में भी बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। इनको मानकीकरण भी किया गया। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन के नियमों को या प्रमाणीकरण के नियमों को, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए नियमों के आधार पर प्रमाणीकृत रूप से कई परीक्षण बनाए गए, जो शाब्दिक भी थे और अशाब्दिक, दोनों प्रकार के परीक्षण इसके अंतर्गत शामिल हैं। और ये हिंदी और अंग्रेजी और उसके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी कई बुद्धि परीक्षण बनाए गए। इन बुद्धि परीक्षणों की संख्या जो है, आज तक के हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग ये 150 से अधिक इसकी परीक्षण बनाए जा चुके हैं भारत में भी, और अभी भी इस पर काम चल रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं अपना ये जो पहला भाग है, इस बुद्धि मापन वाला जो पहला परीक्षणों का पहला पार्ट है, वो मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ। और अगले
भाग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब हम आगे की जानकारी या उसके प्रकार के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।